अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाँचवा बाब शुरू करेंगे। हकीम सईद साहब ने जो अपना सफ़रनामा लिखा है इन जापान, उसका पाँचवा बाब शुरू करेंगे। तो हकीम सईद साहब लिखते हैं, नौनिहालो आओ अब कुछ जापान की माशरती ज़िंदगी का हाल देखें। इस सिलसिले में पहले जापानी गुड़ियों का जिक्र होगा। जापान की कागज़ की बनी हुई रवायती गुड़ियाँ, जिनको दारोमा कहा जाता है, खुशी और खुशबख्ती की अलामत हैं। एक अंदाजे के मुताबिक दारोमा गुड़ियाँ जापान में पहली बार 14वीं सदी ईस्वी में बनाई गईं। ईदो अहद में इसका आगाज़ 17वीं सदी में हुआ था। इस किस्म की गुड़ियाँ पहली बार मंजर आम पर आईं। इस ज़माने में चीचक ने जापान में वबाई मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर ली थी। चूँकि जापानी कीदे के मुताबिक लाल रंग चीचक को भगा सकता था, लिहाजा ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे इस मर्ज़ की वजह से ख़तरे में थे, वो अपने बच्चों के बिस्तर के सरहाने लाल दारोमा रखते थे। दारोमा की नुमाइश का जश्न हर साल के आखिरी और शुरू महीने में मशरक़ी जापान के बहुत से हिस्सों में मनाया जाता है। दारोमा गुड़ियाँ ख़रीदने के बाद लोग मुख्तलिफ़ आरजुओं और ख्वाहिशों के साथ इनकी आँखों की खाली जगह एक आँख में रोशनाई लगाने के बाद उन्हें अपने घरों, दफ्तरों और घरेलू कुर्बानगाहों में रखते हैं। एक साल गुजरने के बाद लोग इस साल अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील या बगैर किसी हादसे के साल गुजर जाने के शुक्राने के तौर पर इसकी दूसरी आँख में रोशनाई भरते हैं। जिस वक्त दारोमा गुड़ियों को इनकी दूसरी आँख मिलती है तो इनका काम पूरा हो जाता है। एक साल पुरानी दारोमा गुड़ियों को दीगर तावीज़ों के साथ जलाने के लिए मंदिरों और ज़ियारत गाहों में ले जाया जाता है, जहाँ मुकामी रिवाज के मुताबिक चंद रसूमात की अदायगी के बाद इन्हें जला दिया जाता है। कावागो शहर टोक्यो के नवाह में है, जहाँ आज भी एदो के जागीरदाना अहद की यादें ताज़ा की जाती हैं। ये अहद 1603 यानी 1603 से लेकर 1867 यानी 1867 तक फैला हुआ है। कावागो की गलियों और बाज़ारों की बड़ी बड़ी दुकानें आज भी ये एहसास दिलाती हैं कि इस शहर के ताजर और दुकानदार कितने खुशहाल हुआ करते थे। इस शहर में पुराने तर्ज का एक घंटा घर भी है, जो इस शहर की याद में ताज़ा करता है। इन ही खसूसियात की वजह से इस शहर को एदो अहद की मुकम्मल तस्वीर कहा जा सकता है। हर साल 14 और 15 अक्टूबर को इस अहद की याद में एक ख़ास त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पर इंतहाई खूबसूरत तकरीबन 20 फ्लोट शहर की सड़कों और गलियों में दौड़ाए जाते हैं। हर फ्लोट के गिर्द पुरजोश नौजवानों का हजूम होता है, जो पुराने अंदाज के पाइप और ड्रम से इस त्यौहार की ख़ास धुनें बजाता है। त्यौहार की दूसरी सुबह शहर के लोग अपने इलाकों की मुनासबत से अपने फ्लोट को खींचते हुए असम्बली हाल तक ले जाते हैं। ये लोग रवायती लिबास पहने होते हैं। ये फ्लोट शाम के वक्त और भी खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि ख़ास किस्म की लालटेनें रोशन कर दी जाती हैं और फ्लोटों पर कदे आदम पुतले और गुड़ियाँ कदीम लिबासों में रक्स करती दिखाई देती हैं। नौनिहालो इस दौर की यादें, जिन्हें मौजूदा दौर की मशीनी ज़िंदगी ने भुला दिया है, इस त्यौहार की वजह से दोबारा ज़िंदा होती हैं। इस वक्त टोक्यो जैसे शहर के नवाह में होने वाले ये त्यौहार बहुत गनीमत हैं। फ़ैशन की दुनिया में जापान इस सदी के शुरू में अपने अरूज पर था, लेकिन इससे पहले यूरोप में जापानी लिबास केमोनो इस्तेमाल होने लगा था। एदो जो अब टोक्यो है की जागीरदाना हुकूमत ने 1439 यानी 1439 में जापान को बाहर की दुनिया से अलग थलग कर दिया था। इसके बाद 200 साल से ज़्यादा अरसे तक किसी गैर मुल्की जहाज़ को जापान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ हॉलैंड के लोगों को अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए तजारत करने की इजाज़त थी, और वो भी नागासाकी की बंदरगाह तक महदूद थी। हॉलैंड के तजारती वफ़दों के लीडर अपने इजाज़तनामों की तजदीद कराने के लिए अक्सर खुशकी के रास्ते सफ़र करते हुए दारुल हुकूमत ईदो जाते थे। वो शोगन और इसके आला अफसरों को नजराने के तौर पर तोहफे पेश करते थे, और इसके जवाब में शोगन और इनके आला अफसरान को रेशमी केमोनो देते थे। ये केमोनो अपनी खूबसूरती की वजह से हॉलैंड में बहुत मकबूल हुए। वहाँ केमोनो को जापानी कुबा का नाम दिया गया, और मर्दों ने इसे गाउन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। मगरबी ख़वातीन के लिए भी केमोनो के खूबसूरत लिबास में बड़ी दिलकशी थी, और वो भी इसे इस्तेमाल करने लगीं। बाज़ औक़ात को कोमिनो को काट कर मगरबी फ़ैशन का लिबास भी इससे बना लेती थी। जापान की रक़्स और मौसीकी की रवायात बहुत पुरानी है। इसमें नूह ने, जो एक स्वांग है, 14वीं सदी में बाकायदा फ़न की शक्ल इख्तियार की। नूह एक ड्रामा होता है जिसमें किरदार बोलते हैं और मंजर कशी के लिए 8-10 अफराद मिलकर गाते हैं। बांसुरी और तबले की संगत में एक दास्तान गो कहानी को आगे बढ़ाता है। नूह में मरकज़ी किरदार इंसान की अंदरूनी कैफियत को ज़ाहिर करते हैं। नूह के अलावा जापान के दो और मकबूल खेल काबुकी और बन राको हैं। काबुकी जापान के रवायती रक़्स पर मबनी है, और बिन राको एक किस्म का पुतली तमाशा है। काबुकी थिएटर है, और इसमें सारे किरदार मर्दों के हों या औरतों के, सिर्फ मर्द अदा करते हैं। मर्द औरतों के स्वांग भरते हैं और बड़ी कामयाब एक्टिंग करते हैं। जूडो, कराटे, कैंडो और तीर अंदाजी जापान के मार्शल आर्ट्स हैं। इन सब का बुनियादी असूल मुखालिफ को अपनी तरफ खींचना है। मगरिब के मार्शल आर्ट्स का अंदाज जारहाना है, जैसे शमशेर जनी यानी
फेंसिंग तलवार से वार किया जाता है, बॉक्सिंग में घुसा मारा जाता है। जापान के मार्शल आर्ट्स का मकसद इब्तदान अपने ऊपर हमले से अपनी हिफाजत करना था, बाद में इन्हें जिस्मानी और जहनी डिसिप्लिन का जरिया भी समझा जाने लगा। मार्शल आर्ट्स इंसाफ पसंदी, वफादारी और इज्जत नफ्स की तरबियत देते हैं और इनकी अहमियत का एहसास पैदा करते हैं। जापान के लोग बागात के बड़े दिलदादा हैं, वो फितरत से प्यार करते हैं। वो खाली जगह देखते हैं तो फ़ौरन वहाँ दरख्त लगा देते हैं। वो बागों में कुदरती हुस्न तलाश करते हैं। वो पत्थरों और रेत से बागों में पहाड़ों और समुद्रों का तासुर पैदा करते हैं। एक दो दौर में जागीरदारों ने अपनी चहलकदमी और सैर व तफरीह के लिए बड़े बड़े बाग लगाए, उनमें कुछ अब भी मौजूद हैं। जापान के बागात जापानियों की खूबसूरती की अक्कासी करते हैं। जापानियों के रवायती मकानात लकड़ी और कागज़ से बनाए जाते हैं और ये बहुत हवादार होते हैं। इन मकानों में आम वजह के दरवाजे नहीं होते, बल्कि लकड़ी या कागज़ के बने हुए पर्दे होते हैं जो एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करते हैं। इन घरों को आग लगने का खतरा होता है, लेकिन जापान के मौसम और नज़लों के पेश नज़र ये बहुत मौजूद हैं। लकड़ी के मकानों की पायदारी का अंदाज़ा इसे लगाया जा सकता है कि 7वीं सदी ईस्वी की एक इमारत अब तक मौजूद है। जापानी मकानों की एक खूबसूरत यह है कि इनके हर कमरे को नशिस्तगाह, खाने का कमरा और सोने का कमरा बनाया जा सकता है, और जब ज़रूरत हो दरमियान की पार्टीशन को हटाकर एक बड़ा कमरा बनाया जा सकता है। अब जापान में कंक्रीट के मकान भी बनने लगे हैं, तो हम लकड़ी का इस्तेमाल बरकरार है। जापानियों के खाने अब बहुत कुछ बदल गए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के खानों को जापान के रवायती खानों के साथ इस्तेमाल किया जाने लगा है। ताहम जापानी खानों की खसूसियात अब भी रवायती अंदाज से बरकरार हैं। जापानी खानों की 3 खसूसियात लाजमी हैं। अव्वल यह कि चीज़ ताज़ा हो और इस तरह पकाई गई हो कि इसका असल जायका और खुशबू बाकी रहे। दूसरी ये कि खाने को खूबसूरती से मुनासिब बर्तनों में सजाया गया हो और मौसम के लिहाज से रंग अमेज़ी की गई हो। जापानी खानों की तीसरी खसूसियत यह है कि इनमें गोश्त अमूमन नहीं होता, ये चावल, मछली और सब्जियों पर मुश्तमिल होते हैं। जापानी मिठाइयाँ जो वागाशी कहलाती हैं देखने में पुरकशिश और जायके में मज़ेदार होती हैं। जापानी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, वो अपने मेहमान का बड़ा एहतराम करते हैं और इसकी बहुत खातिर तवाज़ा करते हैं। वो समझ लेते हैं कि इनका मेहमान चाय पीना चाहता है या कॉफ़ी, फिर वही चीज़ पेश करते हैं। एक दूसरे को तोहफे देना भी जापानियों की रिवायत है। मामूली मौक़ों पर भी वो एक दूसरे को तोहफे देते हैं। मौसमी तोहफे यानी साल के वस्त में या साल के आखिर में और नए साल के मौके पर तोहफे देना जापानी सकाफत का एक अहम पहलू है। जापान ने एक छोटा सा मुल्क होने और कुदरती वसाइल ना होने के बावजूद जो ज़बरदस्त इक़्तिसादी तरक्की की है, उसकी वजह जापान का आला मेयार तलीम है। जापान का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा तलीम याफ्ता मुल्कों में होता है, जहाँ का हर बच्चा स्कूल जाता है और हर शख्स पढ़ना लिखना जानता है। जापान में हर बच्चे को 9 साल तक लाजमी तलीम हासिल करनी होती है। इनमें 6 साल इब्तदाई तलीम के और 3 साल जूनियर हाई स्कूल की तलीम के होते हैं। हाई स्कूल की तलीम अगरचे लाजमी नहीं है, लेकिन 94% बच्चे हाई स्कूल में जाते हैं। हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी की तलीम है, ये 4 साल की तलीम है। जापान में 460 यानी 460 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ, 95 सरकारी और 34 यानी 34 प्राइवेट आला तलीमी इदारे हैं। जूनियर कॉलेज जो 2 साल का कोर्स पढ़ाया जाता है, इनकी तादाद 540 है यानी 540। एक तिहाई से ज़्यादा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आला तलीम हासिल करते हैं। स्कूल में पढ़ाई अप्रैल में शुरू होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे जापान के हैं। तकरीबन सभी बच्चे स्कूल में बाकायदा तालीम के अलावा प्राइवेट ट्यूटरिंग स्कूलों में भी पढ़ते हैं। इसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी में दाखिले का इम्तहान बहुत सख्त होता है और उसके लिए तालिब इल्म को मुसलसल तैयारी करना पड़ती है। जापानी माशरे में तालीमी काबिलियत को हमेशा से बहुत अहमियत दी जाती है और आलिम की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। जापान में अखबारों के बारे में मैंने जब अपने जापान के सफ़रनामे ये जापान है में बताया था, अब फिर सुनो। जापान के 3 बड़े कौमी अखबार योमियोरी शिंबुन, असाही शिंबुन और मेंची शिंबुन हैं। योमियोरी शिंबुन रोज़ाना 1,37,40,000 और असाही शिंबुन 1,22,00,000 की तादाद में छपता है। मकामी अखबारों की भी अच्छी खासी तादाद है। सुबह से शाम तक काम करना जापानियों की हमेशा से आदत रही है। तफरीह का कोई तस्वुर नहीं था, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कि टीवी देख लिया या आराम कर लिया। लेकिन अब काम के औकात में कमी, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और मौसम गर्मा और सरमा में छुट्टियाँ होने से अब तफरीह का रुझान बढ़ रहा है। जापानी अब मुल्क के तफरीही मुकामात पर जाने के अलावा गैर मुल्कों में भी सैर तफरीह के लिए जाने लगे हैं। आमदनी में इजाफे के बायस इनको गैर मुल्कों के सफ़र का ज़्यादा मौका मिल जाता है। सनती तरक्की और खुशहाली में इजाफे की वजह से शहरों में आबादी में इजाफा हुआ है। देहात में रोज़गार के मौके और ज़िंदगी की सहूलतों के कम होने की वजह से भी शहरों की आबादी बढ़ती है। जापान की आबादी इस सदी के शुरू में 3,50,00,000 थी। 1967 यानी 1967 में बढ़कर 10 करोड़ और अब 12 करोड़ से ज़्यादा है। जापानियों के तर्ज ज़िंदगी की बात हो रही है तो आज मैं तुम्हें 2 जापानी कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानियाँ जो 17वीं सदी में लिखी गई थी, जापान की इन 6 मकबूल कहानियों में से हैं जो जज ओका की कहानियाँ कहलाती हैं। इनमें जापानियों की सोच का इज़हार होता है कि किस मुकदमे का फैसला करते हुए कानून से बढ़कर अकल से काम लेना चाहिए। पहली कहानी। एतो शहर में एक चटाई बुनने वाला रहता था। इसका नाम साबुरोबी था। जब नया साल शुरू होने में थोड़े दिन रह गए तो नए साल का त्यौहार मनाने के लिए इसने सोने के 3 सिक्के एक साहूकार से उधार लिए।
और जब ये रकम लेकर घर घर आ रहा था तो इसका बटुआ रास्ते में कहीं गिर गया। इत्तेफाक से ये बटुआ एक बढ़ई को मिला जिसका नाम चुजारो था। चुजारो ने बटुआ खोलकर देखा तो इसमें सोने के 3 सिक्के थे। सिक्कों के साथ एक लिफाफा था जिस पर लिखा था साबू चटाई बनाने वाले के नाम, लेकिन उसका पता नहीं लिखा था। इसे देखकर चुजारो को ये तो मालूम हो गया कि ये बटुआ साबू का है और साबू चटाई बनाता है, लेकिन ये नहीं मालूम हो सका कि वो रहता कहाँ है। अब नए साल का त्यौहार करीब था और सब भी इसकी तैयारी में मसरूफ़ थे, मगर चुजारो सब कुछ छोड़कर साबू की तलाश में लग गया ताकि इसकी रकम इसको पहुंचा दे। वो शहर के हर मोहल्ले में जाकर पूछता कि क्या यहाँ कोई चटाई बनाने वाला रहता है। फर्श की खूबसूरती जापानी चटाइयाँ जिन्हें ततामी कहते हैं बनाने वाले एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। इस तरह इसे साबू का पता मिल सकता था। 4 दिन तक इस तरह ढूंढते ढूंढते आखिरकार चुजारू को साबू मिल गया, लेकिन जब इसने वो बटुआ जिसमें 3 सोने के सिक्के थे साबू को वापस करना चाहा तो साबू ने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मैं तो अपनी रकम खो चुका हूँ और अब ये सिक्के खुदा की तरफ से तुमको मिले हैं, तुम इनको अपने पास रखो। चुजारू इसके लिए कतई तैयार नहीं था। वो अपने सारे काम छोड़कर 4 दिन से बटुए के मालिक को तलाश कर रहा था। इसने कहा मैं ये सिक्के नहीं ले सकता, ये मेरे नहीं हैं। साबू ने लेकिन अपना बटुआ वापस लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा ये तुम्हें मिला है, अब ये तुम्हारा है। जब बात बहुत बड़ी तो मोहल्ले के लोग बीच में पड़े और उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी बात से हटने को तैयार नहीं हुआ। फिर झगड़े को निपटाने के लिए वो शहरी अदालत के जज ओका के पास गए। ओका ने दोनों की बात सुनी और उनकी दायरेदारी से मुतासर होकर फैसला किया कि बटुए में मौजूद 3 सोने के सिक्के सरकारी खजाने में दाखिल कर दिए जाएँ और हुकूमत साबू और चुजारो को उनकी दायरेदारी के सिले में अपनी तरफ से 3 सोने के सिक्के दे। साबू और जारो इस फैसले से बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद दोनों को एक एक लिफाफा मिला जिसमें इनाम की रकम थी, लेकिन जब उन्होंने लिफाफे खोल कर देखे तो इसमें दो सोने के सिक्के रखे थे। वो बहुत हैरान हुए क्योंकि जज ओका ने यह तो फैसला दिया था कि हुकूमत की तरफ से 3 सोने के सिक्के दिए जाएं और ये 4 सोने के सिक्के बनते थे। अब ये 1 सोने का सिक्का और कहाँ से आया? दोनों जज ओका के पास आए। उन्होंने बताया कि 3 के बजाय लिफाफे में से 4 सोने के सिक्के मिले हैं। जज ओका ने कहा मैं तुम दोनों की दायरेदारी से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए ये 1 सोने का सिक्का मैंने अपने पास से दिया है। अगर 1 सोने का सिक्का मेरे पास से गया है तो तुम दोनों का भी 1-1 सिक्का गया है। और वो इस तरह कि साबू के 3 सिक्के खोए थे और उसे 2 सिक्के मिले। तुम्हें 3 सिक्के पड़े मिले थे, तुम्हारे पास 2 ही रहे। शहर में एक बढ़ई रहता था। दूसरी कहानी। शहर में एक बढ़ई रहता था। वो बहुत दिन से बीमार था और काम न करने की वजह से अपने मकान का किराया भी अदा नहीं कर सकता था। जब उस पर सोने के 3 सिक्कों के बराबर किराया चढ़ गया तो मकान के मालिक ने, इसका नाम जो भी था, बढ़ई से कहा कि वो इसका मकान खाली कर दे। जब बढ़ई इसका मकान खाली करने लगा तो इसने इसके औजारों का बक्स ये कहकर रख लिया कि जब वो बकाया अदा करेगा तो उसके औजार इसको वापस कर दिए जाएंगे। बढ़ई ने एक और मोहल्ले में मकान किराए पर ले लिया और वहाँ रहने लगा। इस मकान का मालिक एक नरम दिल शरीफ इंसान था। जब उसको ये मालूम हुआ कि बढ़ई के औजार इसके पिछले मकान के मालिक ने रख लिए हैं और इनके बगैर बढ़ई बेचारा काम नहीं कर सकता, तो इसने 1 सोने का सिक्का बढ़ई को दिया और कहा कि वो ये सिक्का ले जाकर अपने पुराने मालिक मकान को दे दे और यह वादा करके अपने औजार से वापस ले आया कि वो इन औजारों से काम करके बकाया रकम भी अदा कर देगा। बढ़ई अपने पुराने मालिक के मकान के पास गया और उससे वही बात कही जो इसके नए मालिक मकान जो भी ने कही थी, लेकिन वो शख्स इस पर तैयार नहीं हुआ। इसने बढ़ई से साफ कह दिया कि जब तक तुम किराए की पूरी रकम जो तुम पर वाजिब है नहीं दोगे, मैं तुम्हारे उधार तुम्हें नहीं दूंगा। बढ़ई मजबूर होकर जज ओका के पास आया और उससे इंसाफ चाहा। जज ओका ने बढ़ई के नए मालिक मकान को बुलाया और इसको हुक्म दिया कि बढ़ई को सोने के 2 सिक्के और दे दे। जो भी ने जज के हुक्म की तामील की। फिर जज ने बढ़ई से पूछा कि औजार न होने की वजह से वो कितने दिन काम नहीं कर सका। बढ़ई ने जवाब दिया जनाब अली कोई 100 दिन। जज ओका ने पूछा 1 दिन में तुम कितना कमा लेते हो? उसने जवाब दिया मैं 3 से 5 औंस चांदी के करीब मैं 1 दिन में कमा लेता हूँ। अब जज ओका ने बढ़ई के पुराने मालिक मकान जो भी को बुलाया, उससे कहा जो भी बढ़ई ने तुम्हारा पूरा किराया अदा कर दिया, अब तुम भी उसका वो नुकसान पूरा करो जो अपने औजार ना होने की वजह से उसे बर्दाश्त करना पड़ा है। तुमने 100 दिन तक इसके औजार अपने पास रखे हैं। इन 100 दिनों में से वो 300 औंस चांदी के बराबर रकम कमा लेता। ये सोने के 5 सिक्के बनते हैं। ये 5 सिक्के तुम बढ़ई को फ़ौरन अदा करो। जो भी ये फैसला सुनकर बहुत खफा हुआ, लेकिन क्या करता। इसने बढ़ई को सोने के 5 सिक्के दे दिए। बढ़ई ने जो सोने के 3 सिक्के अपने नए मालिक मकान से लिए थे वो इसको वापस कर दिया। 2 सिक्के खुशी खुशी अपने पास रख लिए। ये था 5वां बाब, पार्ट 5 यानी। अब पार्ट 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम 6वां बाब शुरू करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।